हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2024 और 2025 के लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि हम लोगों ने एक अलग से ग्रुप भी बना रखा है, जिसको पेड ग्रुप होता है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़ भी चुके हैं। और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे या फिर मैं डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ 8527594636। इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो वहां पर आपको हमारी टीम पूरी डिटेल्स दे देगी किस तरीके से आपको बैच में जुड़ना है, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप भी बैच में जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो वीडियो देखकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर हम पेपर 5 और पेपर 6, जो आपका विशेष रूप से क्या होता है, यूपी स्पेशल का पेपर होता है, इससे संबंधित हम लोग डेली एक वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग समझेंगे और बहुत आराम से आपको चीजों को समझना है। तो बस पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे एक आंसर राइटिंग को लिखा जा सकता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। इसकी विवेचना कीजिए और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बौद्ध स्थलों पर भी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना, हालांकि मैं इस पे एक अलग से वीडियो ले लूंगा, अलग से क्लास ले लूंगा, सेशन ले लूंगा कि किस तरीके से आपको एक आंसर राइटिंग को लिखने के लिए पूरी चीजों को तैयार करना होता है। आंसर राइटिंग लिखने से पहले पहली चीज आपको यह देखना होता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों की मैंने कॉपी देखी, लगभग 4-5 बच्चों की कॉपी देखी और उसमें कुछ कमियां देखने को मिली। हालांकि मैंने उनको फीडबैक भी दिया और वो उम्मीद करूंगा कि यहां से कुछ चीजें सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए दोस्तों। जितने भी पार्ट में आप इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो, उतने ही आपको डायमेंशन पता चल जाएंगे कि हमें इन आयामों पर चर्चा करनी है, और वहां से ही प्रश्न लिखना आसान हो जाता है आपको, पहली चीज। और दूसरी चीज उसमें क्या होती है कि आपको क्वेश्चन ब्रेक करने के साथ ये देखना होता है कि क्वेश्चन में डिमांड करते समय वेटेज कितना दिया गया है, यानी किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है प्रश्न में। दूसरी चीज ये हो गई। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तब आप आंसर राइटिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। किसका कहा जाता है पालना? बौद्ध धर्म का। ये पहला पार्ट हो रहा है और इसकी हमें विवेचना भी करनी है। यानी अभी देखिए पुछल्ले वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इन पे अभी फोकस नहीं करना है कि आलोचनात्मक परीक्षण करो या समालोचनात्मक करो या विवेचना करो या चर्चा करो या टिप्पणी करो। इनसे बहुत ही कम फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क आपके आंसर राइटिंग में नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इस पे भी एक अलग क्लास ले ली जाएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये इन शब्दों का अर्थ क्या होता है और उसके अनुसार थोड़ा बहुत आपकी आंसर राइटिंग में परिवर्तन होता है। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर चर्चा कीजिए। अब यहां पर जो मैंने कॉपी चेक की उसमें क्या देखने को मिला कि जब प्रश्न में आपके दो पार्ट पूछे गए हैं, पहला पार्ट पूछ रहा है कि भैया पालना क्यों कहा जाता है बौद्ध धर्म को, यह आपको बताना है, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ प्रमुख बौद्ध स्थलों की चर्चा कीजिए। इसका मतलब है कि आपको दोनों पे बराबर बराबर वेटेज देना चाहिए था, 50-50% करके दोनों पे देना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया कि केवल पालना पे 2 से 3 लाइनें लिखी और मैक्सिमम फोकस आपके बौद्ध स्थलों पर था। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको आपको समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और प्रश्न को पहले इत्मीनान से पढ़िए, उसको समझिए कि उस प्रश्न में कितने तरीके के आयाम दिए हुए हैं कि हम किन किन बातों पे चर्चा करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा भूमिका। आप ध्यान देना कि मैं यहां पे इंट्रो लिख जरूर रहा हूं, लेकिन आपको इंट्रो लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, इंट्रो यहां पे लिखना नहीं, लेकिन मैं यहां पे आपको इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूं। या चलिए इंट्रोडक्शन ना लिखे, हिंदी मीडियम के लिए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, ठीक है। और पूरी तरीके से मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, लेकिन बस मैं आपको समझाते चलूंगा। पहली चीज, भूमिका में भी बहुत सारे एस्पिरेंट में, मतलब कि जो भी 5-6 लोगों ने आंसर राइटिंग की, उसमें मैंने ये देखा, जबकि जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में अधिक से अधिक, लेकिन उन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की। और मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अगर ग्रुप में जुड़े हैं आंसर राइटिंग करने के लिए तो उसे जरूर करिए, अदरवाइज फिर आपके कोई फायदा नहीं होगा जुड़ने का। पहली चीज, जब भी इंट्रोडक्शन लिया जाता है दोस्तों, तो कोशिश की जाती है कि 2 से 3 शब्दों, मतलब 2 से 3 लाइनों में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में अगर आप शब्द लिख रहे हो तो एक एवरेज माना जाता है कि 7 से 8 शब्द आप इस पे दोगे, और अगर आप 3 लाइनों में भी लिख रहे हो तो लगभग 22 से 24 शब्द आप कहीं ना कहीं इस पे खर्च करोगे। 125 शब्दों का अगर आपको आंसर लिखना है तो इसमें मान के चलो कि 20 से 22 शब्द आप इंट्रो में दोगे और
20 से ही 25 शब्द आप कंक्लूजन में दोगे। अगर ये 50 वर्ड भी मैं हटा देता हूं इंट्रो और कंक्लूजन को जोड़ के, तो आपके पास केवल और केवल 75 टू 80 वर्ड्स मिलते हैं जो मेन बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ये रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मान लो इंट्रो ही आप दे दे रहे हो भैया 40 वर्ड का, लगभग कंक्लूजन दे दे रहे हो 40 वर्ड का, तो बचा कितना आपके पास? केवल 45 वर्ड। क्या 45 वर्ड में पूरे क्वेश्चन की डिमांड को आप फुलफिल कर लोगे? नहीं हो पाएगा। यानी ये चीजें भी ध्यान देनी है कि 2 से 2.5 लाइन का आप इंट्रो लिख सकते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ इंट्रो आपको लिखकर दिखाता हूं इन शॉर्ट करके, और आप लोग जो है कि उससे बताइएगा कि और उसे बेहतर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो मैं एक इंट्रो आपको लिख के दिखाता हूं। हालांकि देखो पहली चीज समझ लेना कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? परफेक्ट नहीं होता है, कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है। बस कोई आंसर कोई बेहतर हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई उससे कम बेहतर हो सकता है। अर्थात एग्जामिनर की नजर में कोई प्रश्न 8 नंबर का हो सकता है, मतलब 8 में से उसको 6 नंबर मिल सकते हैं, और किसी बच्चे को उसी प्रश्न पे 8 में से 5 नंबर मिल सकते हैं या फिर 4 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि 8 में से 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अगर बच्चे ने लिखा है तो डेफिनेटली उसे नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर मिलना बड़ी बात नहीं होती है, नंबर अधिक प्राप्त करना जरूरी होता है जिससे हम मेरिट में आ सकें। तो इसीलिए आपको इंट्रो को लिमिटेड वर्ड के साथ लेकर चलना होता है, यानी 15 से 22 वर्ड तक में आपको इंट्रो लिख के, मतलब 20 से 22 वर्ड में आपको कंप्लीट कर लेना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंट्रो में लिख रहा हूं यहां पे, जिसमें मैंने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों, क्या मैंने लिखा यहां पे? राइटिंग थोड़ा हो सकता है इशू होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, आपको बस समझना है। धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध 6ठी ईसा पूर्व, क्या लिखना है? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी लिख दीजिए यहां पे, ठीक है? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी या सदी में बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है? ये एक लाइन हो गई। तो हमने 2 बातें बता दी अभी कि धार्मिक कर्म कांडों के विरुद्ध। अब आपने अगर बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा जीएस पेपर के लिए या प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि जब वैदिक सभ्यताएं थी या उत्तर वैदिक सभ्यता थी, जब धार्मिक कर्म कांडों का बोलबालापन था, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो थे, मलिन बस्ती के लोग थे, इन लोगों के साथ गलत व्यवहार होता था, तो ऐसे में धार्मिक कर्म कांडों का भी बड़बोलापन बढ़ने लगा, और इन्हीं के विरुद्ध बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है? जिसके संस्थापक आप यहां पे लिख सकते हो, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। अब मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने क्या किया, अमूर्त बातें लिख दी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान था, उत्तर प्रदेश जो है कि देवी देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी, या उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने बहुत जगहों पे उपदेश दिए। ये बहुत जगह योगदान, ऐसे शब्द क्या होते हैं? अमूर्त शब्द होते हैं। अर्थात अपने इंट्रो में आपको तथ्यों का समावेश जरूर करना होता है। आप जो भी स्टेटमेंट बनाइए, अब जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई आप फैक्ट से इंट्रो शुरू कर सकते हो, किसी डेफिनेशन से इंट्रो शुरू कर सकते हो, किसी कोटेशन से इंट्रो शुरू कर सकते हो, या फिर किसी प्रमुख घटना से भी आप इंट्रो शुरू कर सकते हो। अर्थात उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे धार्मिक कर्मकांड था, ठीक, फिर उसके बाद हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर दी कि उत्पत्ति कब हुई, और जिसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो अर्थात एक ही इंट्रो में मैंने 3-3 फैक्ट का यूज करना शुरू किया। अब मैं सीधे लिख दूं कि उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हुई? आपको 2-3 चीजें और बतानी चाहिए। अर्थात यहाँ पे इंट्रो कोशिश करो 2 से 2.5 लाइन, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने डिजिटल लिखा है, अगर मैं इसे कॉपी पे लिखूंगा तो 2 लाइन से ज्यादा का इंट्रो नहीं होगा। और कभी ये मत सोचो कि इंट्रो में ही सारी अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है भाई। इंट्रो में आप बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट का यूज मत करो, बहुत कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाला काम मत करो, बहुत गहराइयों वाली बात मत करिए। 1-2 फैक्ट के साथ एक सिंपल लाइन लिख सकते हो। चलो अगर ये इंट्रो नहीं समझ में आता है तो एक और इंट्रो बता देता हूं। दूसरे नंबर का इंट्रो अगर हम देख लेते हैं, सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता दक्षिण एशिया और जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश हैं वो सभी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसने, ध्यान से समझना मेरी बात को, जिसने मध्यम मार्ग का, यहाँ पे मार्ग गलत हो गया थोड़ा सा, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए क्या किया? अनुसरण करते हुए
मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मानवीय समानता पर बल दिया, मानवीय समानता पर बल दिया। अब यहां पे देखो जरा, ये भी 2 से ढाई लाइन का इंट्रो हो गया। दो बातें सुन रही, एक तो भैया विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जाहिर सी बात है। दूसरा, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है और अनुसरण करते हुए भी मानवीय समानता पर बल दिया। क्यों मैंने इस वर्ड को यूज किया? क्योंकि अगर आपने बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ा होगा, ध्यान देना कि यूपी स्पेशल में जो भी आप बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जीएस की नॉलेज का प्रयोग ही ना करो यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखना जरूरी है अगर आप यूपी स्पेशल का पेपर 5 या 6 जो भी कंटेंट लिख रहे हो, लेकिन उसका भारत के अंतर्गत या आपने जीएस में जो टॉपिक पढ़ा उसको जरूर यूज करना सीखिए। पहली बात क्लियर। तो बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक हो गया जिसने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मानवीय समानता पर बल दिया। क्योंकि जिस समय धार्मिक कर्मकांड का बढ़ावा दिया जा रहा था, धार्मिक कर्मकांडों का बोल मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हल्ला बोल एक तरीके से था, तो उस समय क्या देखने को मिल रहा था कि मानवीय समानता नहीं थी, शूद्रों के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया जाता था, वैश्यों को जो है कि एक तरीके से गिरी हुई नजर से देखा जाता था कि ये ऋण लेता है, ऋण पे ब्याज लेता है, चोरी करता है। इस तरीके से मानवीय समानताएं स्थापित नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने सीधे कहा कि सभी मानव समान है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी समान का हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने उस समय यूज किया था जिसमें ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। तो मध्यम मार्ग हो गया, मानवीय समानता हो गई, विश्व के प्रमुख धर्म हो गए। तो यहां से 2 इंट्रो मैंने अपने हिसाब से दिए हैं। हो सकता है इससे भी बेहतर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो इंट्रो को लिख सकते होंगे, लेकिन इंट्रो ध्यान देना कि 2 से ढाई लाइन में लिखना है, ये नहीं कि आप 5-6 लाइन में इंट्रो ही लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप जो मॉडल पेपर की किताबें देखते हो या फिर अपनी स्टडी करने वाली जो किताबें देखते हो, चाहे वो ध्याय आईएएस की हो या फिर राकेश सारस्वत जी की हो या किसी की भी किताबें हो, उसमें जो दिया जाता है इंट्रो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिया जाता है कि ताकि आप जब उसे पढ़ें तो आप उसे इन शॉर्ट कर पाएं। ये नहीं कि अगर वही लोग 1 लाइन में देंगे तो फिर तो आप उसे रटते रहोगे, इसलिए वो 4-5 लाइन में देते हैं ताकि आप उसे पढ़ो, वहां से कोई भी 1 से 2 ढाई पॉइंट उठाओ और इंट्रो में लिख दो। क्लियर होगी बात? इंट्रो समझ में आ गया कैसे लिखना है दोस्तों। अब आते हैं हम आगे मेन बॉडी पर काम करेंगे। मेन बॉडी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर हम देखें, देखिए मैं यहां पे बस आपको लिखना बता रहा हूं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। मेन बॉडी में 2 पार्ट हमसे पूछ रहा है। एक तो पूछा जाता है पालना क्यों है भैया, मतलब बौद्ध धर्म का पालना क्यों है। दूसरा, कुछ प्रमुख स्थल भी आपको बताने हैं। अब यहां पे क्या है, आपको ओवरलैप नहीं करना है। ओवरलैप का मतलब है कि अगर आपको करना भी है तो बहुत कम करिए, मींस दोहराव की स्थिति से बचिए। आपको क्या लगता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में आपको अगर 8 से 9 प्रमुख स्थल पता भी हैं, तो क्या केवल हम जो है कि 8 से 9 ही प्रमुख स्थलों को जो है कि स्थलों में भी लिखें और इसी चीज को पालना में भी लिखें? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई पालना क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली चीज पालना के बारे में बात करेंगे हम कि बौद्ध धर्म का पालना। अब इसमें आपको क्या लिख सकते हो, बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहते हैं। अब यहां पे मैंने देखा कि बौद्ध धर्म के पालने के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, महात्मा बुद्ध से उनके जन्म, उनके उपदेश, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, इन्हीं सब चीजों को उन्होंने घूम फिर के लिखा है। पालना का मतलब मेरे दोस्त केवल यही नहीं होता कि जो महात्मा बुद्ध से संबंधित होता है। अच्छा, अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे का पालन पोषण करना होता है तो क्या माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसका पालन पोषण किया जाए? बिल्कुल नहीं। माता पिता के साथ उसके दादा की, दादी की, नाना नानी की या चाचा चाची, जिसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को पालन पोषण किया जाए। ठीक उसी प्रकार से अगर बौद्ध धर्म को एक बच्चा समझा जाए तो बौद्ध धर्म का पालन तो खुद बौद्ध धर्म के संस्थापक कर ही रहे थे। साथ ही साथ उस समय समाज में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, समाज में रहने वाले जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने कैसे संरक्षण दिए, उन्होंने संरक्षण के रूप में कौन कौन से जो है कि काम किए जिससे महात्मा बुद्ध और उनके धर्म को जो है कि प्रचार प्रसार करने में मदद मिली। यही तो पालना हो गया। केवल बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की क्रियाविधि को नहीं लिखना है, इसमें यह भी लिखना है कि कौन कौन से राजा ऐसे थे जिन्होंने इनको संरक्षण दिया। अब जैसे बौद्ध धर्म के पालने के रूप में आप पहला पॉइंट यही लिख सकते हो, चलो भैया आपने यहाँ पे लिख दिया कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ। अब इसमें जन्म के साथ आपको उपदेश वगैरह मत दीजिए। उपदेश वाली जो बातें हैं, मैंने क्या कहा कि आप प्रमुख स्थल में भी इसको इंडिकेट कर सकते हो। सारी बातें अगर आप यहीं लिख दोगे तो फिर स्थल में भी जब आप उन्हीं चीजों को लिखोगे तो दोहराव होने की संभावना बढ़ जाएगी।
मैंने हालांकि अपने नोट्स में जो चीजें लिखी हैं उनमें क्या लिखा है कि विकास क्रम होगा, प्रमुख बौद्ध स्थल होंगे। वो इसलिए लिखा गया है कि आपको उन चीजों के बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से पता रहे और आप उसे अलग अलग पॉइंट में तोड़ के लिखना सीख पाए। और इसी लिखने की सीख कला को ही प्रैक्टिस कहा जाता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। एक दो लोगों की मैंने कॉपी देखी, उन्होंने सेम टू सेम पूरा नोट्स ही उतार दिया। अरे नोट्स में आप ये देखो, क्वेश्चन की डिमांड को तो घुमाया जा सकता है ना, क्वेश्चन तो कैसा भी घुमाया जाएगा, पूछेगा वही, लिखना भी वही है, लेकिन तरीका उसका बदलना पड़ेगा हर चीज पे। आपके घर में एक मसाला दानी होती है जिसमें जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च, इसी से तो रोज सब्जी बनती है, लेकिन फिर भी उन्हीं लिमिटेड मसालों के साथ आप रोज सब्जी में फ्लेवर बदलते रहते हो। कैसे? क्योंकि आपके पास कंटेंट लिमिटेड है, लेकिन आपको उसका फ्लेवर बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिश, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो फैक्ट है उस चीजों को कैसे यूज करना है। और हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों कि दोहराव की स्थिति से बहुत बचना है। अगर करना भी है तो 1 से 2 पॉइंट में केवल दोहराव कीजिए, बाकी पॉइंट से बचिए। मैंने देखा एक दो बच्चों की कॉपी जिन्होंने बौद्ध धर्म के पालने में भी वही सारी बातें लिख दी और उन्हीं चीजों को प्रमुख स्थल के रूप में लिख दिया। एग्जामिनर को आपको बेवकूफ नहीं समझना है, वो आपसे कई गुना टैलेंटेड है, तो आपको ये दिखाना है कि हाँ भैया ये चीजें हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म के हम जन्मदाता की तो बात कर ही लें कि हाँ भैया ये बौद्ध धर्म का जन्म ही इनके यहाँ से हुआ। अब यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए कि पालना के रूप में कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने इनको संरक्षण दिया। जैसे अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं तो अशोक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अशोक ने संरक्षण दिया और अशोक ने संरक्षण के रूप में क्या क्या काम किया ये आपको बताना पड़ेगा इसी लाइन में। अशोक ने जो संरक्षण दिया तो अशोक ने क्या क्या किए आपको बताना होगा कि इन्होंने स्तूप बनवाए। स्तूप में कौन कौन से, जैसे आप देखोगे कि धमेक स्तूप हो गया, चौखंडी स्तूप हो गया, फिर इन्होंने अशोक स्तंभ भी बनवाए। ये सारी चीजें जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीजें हुई। फिर तीसरा अगर आप देखोगे तो इसको पालना के रूप में और किसका नाम आप ले सकते हो, राजाओं के रूप में, तो आप देखोगे राजा उदयन। राजा उदयन। अब जैसे अगर मैं कहूं पालना का मतलब हो गया किसी बच्चे को अगर पालन पोषण करना है तो सड़कों पे नहीं कर सकते ना, उसके लिए घर होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, खाना पानी सब कुछ होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से राजा उदयन ने भी एक घोषिताराम विहार बुद्ध को भेंट दे दिया था। किसको दे दिया था? घोषिताराम, ठीक है। घोषिताराम एक विहार था जो महात्मा बुद्ध को भेंट दे दिया गया। तो चलो, यानी इस राजा ने भी अपना योगदान दिया। चौथा, कुछ बच्चों ने लिखा था कि कुषाण शासक जो कनिष्क थे जिन्होंने मथुरा कला का विकास किया और वहां पे महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति भी स्थापित की गई। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पालना में इनका भी योगदान है कि कैसे बौद्ध धर्म का पालन पोषण किया जा रहा है। तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, राजा कनिष्क की बात कर दी, ठीक है। राजा कनिष्क ने जो मथुरा में राजधानी बनाई थी, मथुरा में राजधानी बना के उसने क्या किया, मथुरा कला का विकास किया। इस तरीके से हम लिखेंगे मथुरा कला का विकास किया और इसमें मूर्ति निर्माण किया, यानी मूर्ति निर्माण करके कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की परंपराओं को जीवित रखा। चौथे के बाद आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो पालना के रूप में, हर्षवर्धन का नाम याद रखो। आप ये क्यों सोच रहे हो मेरे भाई कि हमें यूपी के अंतर्गत ही समेट के बस दो तीन बातें केवल लिखनी है? अरे हर्षवर्धन की बात आप लिख सकते हो यहाँ पे। हर्षवर्धन ने क्या किया है आप अगर देखोगे, आपने अगर मेरे नोट्स में ही पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं नोट से बाहर जा रहा हूं, लेकिन उन नोट्स का सब कुछ मिक्स करके आपको मसाला बना के डाल देना है किसी भी क्वेश्चन में, आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग के पेज पढ़े होंगे तो वहां पे मैंने बताया होगा कन्नौज के महत्व में। तो क्या हर्षवर्धन जो है कि हर्षवर्धन ने तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज और कन्नौज में क्या किया था, बौद्ध धर्म सम्मेलन भी कराता था। वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए वो सम्मेलन भी कराता था। तो इससे भी तो बौद्ध धर्म का पालना हो रहा है। यानी आपने अशोक के बारे में बताया, राजा उदयन के बारे में बताया, राजा कनिष्क के बारे में बताया, हर्षवर्धन के बारे में बताया, खुद महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जन्मस्थल। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का पालना कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कि जो प्रमुख प्रमुख कार्य किए गए हैं वो सभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, महापरिनिर्वाण भी कर दिया। वो ठीक है, वो कौन सा पालना में योगदान कर रहा है? महापरिनिर्वाण उनके अंतिम समय का समय हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, एक स्टेटमेंट एक बच्चे मैंने देखा कि उसने लिखा है निर्वाण की प्राप्ति हुई है। अरे भाई, निर्वाण की प्राप्ति आपके बोधगया में हुई थी ना, बोधगया कहां से यूपी के अंतर्गत आ गया? तो ये कौन सा योगदान हो गया पालना में? ज्ञान कहीं मिला हो, हम यूपी के अंतर्गत रह के बात करेंगे। दैट्स क्लियर। इतनी बातें आपको लिख देनी है और इतने में आप आराम से मेन बॉडी का 50% कंटेंट आपने लिखा। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज में लिखनी। अब आगे हम आते हैं प्रमुख स्थल में। किसमें आएंगे दोस्तों हम? प्रमुख स्थल में। यह भी तो आपको पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है? क्वेश्चन की डिमांड मेरे दोस्त, एक तो बौद्ध धर्म को पालना बताना है और कुछ प्रमुख बौद्ध स्थलों के बारे में बताना है।
क्लियर होगी बात। तो ये चीजें हमने लिख दी, तो समझ में आया। इंट्रो मैंने दो प्रकार के बता दिए, मेन बॉडी मैंने चीजों को बता दिया। अब यहाँ पे हम प्रमुख स्थल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एक जो ड्रॉबैक देखा मैंने, एक बच्चे ने क्या किया कि डायग्राम न बना के कुछ इस तरीके से बताया, कुछ इस तरीके से। ये ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर इस चीज को आप अगर यूपी के मैप में दिखाओगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये आप देखो, क्वेश्चन में कभी भी डिमांड नहीं की जाती है कि आप मैप का यूज करो। कहीं भी एग्जामिनर कभी नहीं कहता है कि आप मैप के द्वारा किसी चीज को दिखाओ, लेकिन फिर भी हम मैप इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहला तो हमारा समय बचता है, दूसरा मैप बनाने से क्या होता है, जो पूरा एक लिखा हुआ पैटर्न होता है उसमें थोड़ा गैप हो जाता है, स्पेस हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो देखने में इंप्रेसिव लगता है, डिनोट करना आसान हो जाता है, इंडिकेट करना आसान हो जाता है। और भाई स्थल पूछ रहा है, स्थल का मतलब होता है एक लोकेशन, और लोकेशन सामान्यतः ज्योग्राफिकल चीज होती है जिसको हम कहीं ना कहीं मैप पे जरूर दिखाएंगे। हालांकि मैप किस में बनाना चाहिए किस में नहीं, इस पे भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं जरूर ले लूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे प्रमुख स्थल। देखो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि किसी का भी आंसर कोई परफेक्ट नहीं होता, ना मेरा होगा ना किसी टॉपर का होगा। जो टॉपर होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं ना, उनको भी नहीं लगा होता है कि यार कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, वो कभी श्योर नहीं होते हैं। बाकी लोगों की अपेक्षा उनके आंसर नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी भरोसा नहीं होता है कि मेरा आंसर अच्छा है भी कि नहीं है, और उनको कभी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, या यूं कहें कि मतलब जो कॉपी चेक होती है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कमेंट नहीं दिए जाते हैं, नहीं तो वो पता चला ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी स्टडी खराब हो जाएगी, जो टॉप कर सकते थे वो भी बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आंसर कभी किसी का परफेक्ट नहीं होता, बस प्रयास करते 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 सही हो जाता है, ठीक है। प्रयास करते करते चीजें सही हो जाएंगी। तो पहली चीज आपको मैप बनाना है। 2-3 एस्पिरेंट ने मैप बनाया, मैं यकीन से कह सकता हूं यार कि मैप इतना इंटरेस्टिंग था ही नहीं। मैं मानता हूं कि आपने बहुत सारे यूट्यूब पे सुना होगा कि मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मैप बना भी रहे हो तो इंडिकेट कर दो। अब कुछ लोगों से अगर भारत के नक्शे की बात करो तो भारत का नक्शा ऐसे बनाए थे, अरे क्या हमारा ऐसा भारत है? एक नक्शा बनाने को कहा जा रहा है। बचपन से आप इतने बड़े हो गए, आपने हाई स्कूल इंटर तक आर्ट यानी कि कला का पेपर जरूर दिया होगा। बहुत सारी चीजें आपने कहीं फल, कहीं फूल, कहीं साड़ी का किनारा, कुछ ना कुछ बनाया। आपको 2 मैप तो सीखने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त, 2 से 3 मैप आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी का मैप सीख लीजिए, दूसरा आप भारत में रह रहे हो तो भारत का मैप सीख लीजिए, तीसरा आप वर्ल्ड में रह रहे हो तो वर्ल्ड का मैप सीख लीजिए, ठीक है। एक बार को आप वर्ल्ड के मैप में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे बना सकते हो, परंतु यूपी और इंडिया में तो कम से कम आप ये कोशिश करो कि 80 से 90% सेम दिखना चाहिए। 2 मैप 3 मैप मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैप बनाने के लिए क्या करना है आपको, यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारे जो है कि आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे किस तरीके से मैप बनाना है। चलिए मैं आपको एक लाइव मैप बना के दिखाता हूं। हालांकि यकीन मानिए कि मैंने बस पिछले 5 से 6 दिनों में ही सीखा मैप को। इससे पहले मैंने कभी यूपी का मैप ज्यादा प्रयोग नहीं करता था, बनता ही नहीं था मुझसे। सीधे उठाया इस तरीके से, यहां से कुछ नक्शा उठाते हुए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक ऐसे करके उठाया, ऐसे हल्की सी जो होती है ना नाक, जिसे हम लोग कहते हैं गैंडे की, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे करके ये बलियां वाला साइड उठाया, और ये सोनभद्र का ऐसे साइड उठाते हुए, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए यार कि यूपी का मैप बना रहे हो, रहते हो यूपी में और मैप बनाते हो तुम पता नहीं कहाँ का, तो कम से कम मैप बनाना तो सीख लो। मानता हूं कि मेरा मैप भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ यूपी का मैप अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें तो इंडिकेट हो रही है ना कि हाँ कहाँ कहाँ पे चीजें हैं। अब इनमें आपको क्या दिखाना था, प्रमुख स्थलों के सबसे पहले आपको नाम दिखा देने चाहिए थे, क्योंकि स्थल जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्थल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप कपिल वस्तु को दिखा सकते हो। जैसे कपिल वस्तु भैया आप दिखा दीजिए फटाफट। चलिए, अगर कपिल वस्तु आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि आज के सिद्धार्थ नगर को कपिल वस्तु कहा जाता है। तो चलो हमने यहाँ पे दिखा दिया अपना कपिल वस्तु, और इसको बाहर निकाल के क्या दिखा दिया, कपिल वस्तु। इसके बाद अगर आपसे सारनाथ कह रहा है तो यहाँ कहीं पे आपका वाराणसी होता है, तो यहाँ पे आप सारनाथ दिखा सकते थे, ठीक है। इस तरीके से सारनाथ दिखा दिया। अगर आपसे कह रहा है कुशीनगर की बात कर रहा है, तो कुशीनगर भी आपको पता होना चाहिए कुछ इस जगह पे होता है। वैसे तो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, तो आप थोड़ा ऐसी जगह बनाइए ताकि बिहार के बॉर्डर से भी कनेक्टिविटी पता चलती रहे। तो ये रहा आपका कुशीनगर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कुशीनगर। हालांकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लाइन के बाहर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये रिमार्क करने के लिए होता है। कुशीनगर बता दिया। और आप क्या बता सकते हो, श्रावस्ती बता सकते हो, तो ये भी आप नेपाल की तराई के क्षेत्र में यहाँ कहीं दिखा सकते हैं, श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्र दिखा सकते हो। यहाँ कहीं पे आप कौशाम्बी दिखा सकते हैं, प्रयागराज के ऊपर क्या दिखा सकते हैं, कौशाम्बी दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्रयागराज के ऊपर होता है ये, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट हो गए। और आप क्या दिखा सकते हो,
एक संकिसा जो कि फर्रुखाबाद आगरा के आसपास जो है कि यहां देखने को मिलता है। तो ये आपका एक प्रमुख स्थल हो गया संकिसा। अब ध्यान दो कि अभी हमने मेन बॉडी में जो भी चीजें लिखी उसमें इनमें से एक प्रमुख स्थल लिखा था जिसका नाम था कपिलवस्तु। तो एक प्रमुख स्थल का हम दोहराव देख भी सकते हैं या फिर ना भी लिखें, यहां पे हम सीधे यहां से लिख सकते हैं पहला स्थल। अब जैसे ये मैप, ध्यान देना कि जब भी मैप बनाओ, छोटा कर देता हूं मैं यहां पे, जब भी मैप बनाइए मेरे दोस्त तो हमेशा राइट साइड में बनाइए, इस तरफ बनाना है, कभी भी इस तरफ मैप आपको नहीं बनाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमेशा लिखने का काम होता है, इसलिए मैप आपको हमेशा जब भी बनाइए राइट साइड में बनाइए, ठीक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं, एक एक स्थल की बात कर लेते हैं। तो पहला स्थल भैया हमने कौन सा बताया, सारनाथ बता दिया। अब सारनाथ के बारे में आपको क्या बताना है, सीधे सीधे लिख दो, बस ज्यादा नहीं लिखना है मेरे दोस्त। ज्यादा लिखोगे तो आप 25 शब्दों की सीमा को क्रॉस कर जाओगे। अभी मैं लास्ट में कॉपी भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की कॉपी लिखी जाती है और चेक की जाती है। प्रथम उपदेश क्या दिया गया था, प्रथम उपदेश आपको पता होना चाहिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। बस इसको इंडिकेट कर दो या फिर इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अंडरलाइन जरूर करिए। सारनाथ में ये हो गया। अगर आप इसी में और चीजें दिखाना चाहते हो तो यहीं पे आप ओवरलैप कर सकते हो, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप हो गया, ठीक है, ये दिखा दो इस तरीके। बस ऐसे ही लिखना है, ये मान के चलो ऐसे पूरा अगर आप कहानी की तरह पूरा पैराग्राफ लिखोगे ना लंबे लंबे तो आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा। दूसरी चीज आप शब्दों की लिमिट को भी क्रॉस कर जाओगे। इतने से ही एग्जामिनर समझ गया हाँ धमेक स्तूप चौखंडी स्तूप ये सारी चीजें हैं। ये लिखने का तरीका होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर जैसे एक श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रावस्ती में आप क्या बता सकते हो, तो श्रावस्ती में आप जेतवन विहार बता सकते हो, ठीक है, जेतवन विहार हो गया, जेतवन विहार स्थित है। दूसरा इसी में आप बता सकते हो कि सर्वाधिक उपदेश यहां पे दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। अब बार बार आपको यहां पे ये नहीं बताना है कि महात्मा बुद्ध ने यहां पे सर्वाधिक उपदेश दिए, तो इसमें कई सारे शब्द आपने एक्स्ट्रा लिख दिए, जबकि सिंपल बात है सर्वाधिक उपदेश दिए। जब बात ही बौद्ध धर्म की हो रही है तो वही उपदेश देंगे। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो हम चलिए एक और देख लेते हैं यहां पे। इसके बाद आप अगर और भी आगे लिखना चाहते हो तो संकिसा के बारे में लिख दो, एक लाइन संकिसा के बारे में लिख दिया। फिर इसी तरीके से आप चौथे पे आओगे तो यहाँ पे आप कुशीनगर को लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो, कुशीनगर। अब कुशीनगर में भी क्या है, उनके अस्थि के आधार पे एक स्तूप बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों रामाभर स्तूप। क्या हो जाएगा, रामाभर स्तूप। अच्छा, स्थल क्यों लिख रहे हैं हम, स्थल इसीलिए तो लिख रहे हैं जहां पे बौद्ध धर्म का विकास किया जा रहा है और आज भी उसको जो है कि मान्यता प्राप्त है, तो रामाभर स्तूप वहां पे स्थित है, ठीक है। और इसी के नीचे आप यहां पे लिख दो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण की प्राप्ति। अच्छा, एक बात और मैंने देखी कि आप लोग स्टेटमेंट को गलत यूज कर रहे हो, लिख रहे हो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु होना अलग चीज है भाई, वो एक इंसान नहीं है कि आप उसको मार रहे हो, वो संत है, वो देवता है, वो कई लोगों के आराध्य हैं, तो उनके लिए जो शब्द यूज किया गया इतिहास में आप उसका प्रयोग करो। महानिर्वाण की प्राप्ति, उन्हें प्राप्ति हुई महानिर्वाण की, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो कोई इंसान नहीं है कि मर गए हैं। ऐसे एक दो लोगों ने लिखा, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ भाई, इंसान थोड़े हैं, ठीक है। तो महानिर्वाण प्राप्ति, महानिर्वाण प्राप्ति हो गया, महानिर्वाण प्राप्ति या महानिर्वाण की प्राप्ति हो गया। तो इस तरीके से आप, सॉरी महानिर्वाण नहीं होगा, महापरिनिर्वाण होगा, मैंने सही लिखा था पहले, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 4 लोकेशन को बता दिया। आप चाहे तो इसमें और भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता दो। चलो एक और अगर लिखना चाहो तो रामग्राम लिख सकते हो, ठीक है। रामग्राम में क्या था, यहाँ पे इनकी पत्नी का जो है कि मायका था, यानी यशोधरा जो इनकी पत्नी थी वो यहीं की रहने वाली थी, ठीक है। तो एक ये लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एक और लिखना है तो एक और लिख दो, देवदह। ये भी कहाँ पे, देवदह, देवदह में लिख सकते हो कि ये इनका ननिहाल था बुद्ध जी का, जो महाराजगंज में स्थित था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पे स्थल भी दिखा दिए, मैप का प्रयोग हो गया। अब इस तरीके से देखो, छोटे छोटे पॉइंट में इस तरीके से लिख दिया गया। अब आते हैं हम कंक्लूजन की बात करते हैं, और 125 शब्दों में आपको यही 2 पेज मैक्सिमम भरने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो समझ में आ गया पालना क्यों कहा गया। कंक्लूजन में आपको क्या करना है कि एक हिंट दे रहा हूं मैं, ऐतिहासिक घटनाओं की प्रासंगिकता, राइटिंग पे मत जाइएगा बस, क्योंकि टैब है तो इस पे लिख नहीं पाते हैं ढंग से ज्यादा, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं की प्रासंगिकता को वर्तमान से जोड़ना,
वर्तमान से जोड़ना। हालांकि कुछ बच्चों ने इंट्रो अच्छा लिखा था, वो मुझे ठीक लगा कि हाँ उस तरीके का आप इंट्रो लिख सकते हो, ठीक है, वर्तमान से जोड़ना। अब ये जो चीजें हैं ये आपको कंक्लूजन के तौर पे लिखना होगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे क्या है, जैसे अगर हम यूपी के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो भैया हमें पता होना चाहिए कि यूपी में क्या हो रहा है दोस्तों, बौद्ध सर्किटों का विकास हो रहा है। किसका? बौद्ध सर्किटों का विकास। क्यों हो रहा है बौद्ध सर्किट का विकास? कि बौद्ध सर्किट का विकास किया जा रहा है जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा दोस्त? पर्यटन को बढ़ावा देगा। और यहां पे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आपको कुछ जिलों के नाम भी लिखने चाहिए, जैसे कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक है, कपिल वस्तु हो गया, फिर यहाँ पे सारनाथ हो गया। कुछ ऐसे जगह हैं जिनको जोड़ा जा रहा है। और इससे क्या होगा कि बौद्ध धर्म की परंपराओं को, बौद्ध धर्म की परंपराओं को, बौद्ध धर्म की परंपराओं एवं शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा को गतिशीलता मिलेगी। इस तरीके से आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। हमने क्या किया कि कंक्लूजन को भी करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए जोड़ दिया। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इंट्रो लिखना था। इंट्रो मैंने दो बता दिया आपको कि आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे फिर आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने एक बात और कही है कि लगभग 20 से 22 शब्द होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाइन तक का इंट्रो होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या बताना था? मेन बॉडी। और मेन बॉडी में आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए। एक, बौद्ध धर्म पालना क्यों है, तो वो बताना है कि कौन कौन सा समाज था, कौन से राजा थे, इन सब ने जो जो अपना जिन्होंने योगदान दिया। अब यहां पर आप देखोगे कि कहीं भी ओवरलैपिंग वाला इशू नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों? ओवरलैपिंग का इशू नहीं दिखेगा यहां पे कहीं पर भी, ठीक है। अगर दिखेगा भी तो 1 से 2%, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए, इसी तरीके से मैंने ये चीजें बता दी। प्रमुख स्थल, उसमें जो है कि लोकेशन बता दी प्रमुख स्थल के रूप में। और ऐसे करके यूपी का आप मैप बनाना देख सकते हो, यूपी में कैसे बनता है मैप। कुछ लोगों का मैप मुझे वाकई ठीक नहीं लगा, आप थोड़ा सा मैप पे काम करिए। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा मैप अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम मैंने कोशिश तो की है ना कि 80% तक मैच हमारा करता रहे कि हाँ मैप ऐसा ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे प्रमुख स्थल हो गए इनके बारे में, और फिर यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आप भी इस तरीके के आंसर राइटिंग बैच से आप हमारे जुड़ सकते हैं। 8527594636। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं दोस्तों, आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं की है या पहली बार आपका पेपर 5 और 6 से पाला पड़ रहा है, तो नो डाउट आप इसके लिए हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन शॉर्ट नोट जिनकी जानकारी आपको यही मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेली एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कॉपी चेक की जाती है, फीडबैक दिया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन भी किया जाता है अगले दिन यूट्यूब पे, ताकि आप लोग भी समझ सके कि कैसे इसके आंसर को लिखना था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां पे और भी क्लासेस की अपडेट वगैरह मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।